Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना और जाकर वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और अगेन वहाँ पर भी जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे कनेक्ट कर कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। और आपने जैसा थंबनेल में देख ही लिया है, हम लोग आज के इस वीडियो में यूपीएससी का जो जीएस पेपर नंबर 3 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो जीएस पेपर नंबर 2 था उसका एनालिसिस मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में कर दिया था, द हिंदू के अंदर मैंने आपको डिटेल से समझाया। एग्जैक्टली मैंने आपको दिखाया कि कैसे 10-11 क्वेश्चन, 20 में से 10-11 क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोगों ने पढ़ रखे थे। एक प्रॉपर कंटेंट हम लोगों ने तैयार कर रखा था, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रखे थे। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार प्रोवाइड करवाया हो, उन नोट्स को मैंने मल्टीपल टाइम्स शेयर किया है, पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवाया है, डायरेक्टली टेलीग्राम से मैंने वो सारा कंटेंट आपके साथ में शेयर किया था मॉर्निंग वाले वीडियो में। तो अब जो जीएस पेपर नंबर 3 का एग्जाम कंडक्ट हुआ है ना, तो इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मेंस का जो एग्जाम होता है वो 20 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उन 20 क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस 10 मार्कर वाले देखने को मिलेंगे, 10 मार्क्स वाले, और कुछ क्वेश्चंस आपको 15 मार्क्स वाले देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे तो ये सारे के सारे 10 मार्कर क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही आप आगे आओगे तो यहाँ पर आपको 15 मार्कर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं। अगर हम लोग लास्ट वाला पेज देखें तो अगर आप लोग एग्जाम दे रहे थे तो लास्ट वाला पेज देखे होंगे, 17, 18, 19, 20, लास्ट के चारों क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। और क्वेश्चन पढ़ना नहीं, डिटेल में नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, नक्सलिज्म के बारे में बात की गई है। नक्सलिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू। अब ये बताओ नक्सलिज्म के बारे में कितनी बार आपने पढ़ा है? बहुत बार पढ़ा है ना। कई बार मैंने आप लोग को इसका सोल्यूशन बताया है, कैसे एक बहुत बड़ा इशू बन रखा है, क्या क्या खतरा है यहाँ पर। तो वो सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रॉपर नोट्स में कवर किया। अब जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है। अब जो लोग नया नए देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि ऐसे बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका एक डिटेल एनालिसिस भी मैं आपको लेकर आऊँगा, बताऊँगा उसमें, और प्रॉपरली बैकग्राउंड दिखाऊँगा कि कौन कौन सी तारीख को हम लोगों ने पढ़ा था। वो सब भी मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन से आप कह सकते हो वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस पर्टिकुलर पेपर का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं, सर आपने एनालिसिस नहीं किया है। थोड़ा सा मेरा जो शेड्यूल है वो बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से मैं ये एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ। तो वीडियोज़ के अंदर ही मुझे टाइम मिल पा रहा है तो मैं उसी के अंदर ये एनालिसिस कर दे रहा हूँ। तो आपने क्वेश्चन नंबर 20 देखा, नक्सलिज्म के ऊपर एक प्रॉपर आपको पहले से ही नोट्स प्रोवाइड करवा रखा था। मतलब उसको आप लोगों ने अगर मल्टीपल टाइम्स पढ़ रखा है ना तो आप बहुत आराम से इसको पूरी तरह से सॉल्व कर सकते थे, है ना। सुझाव दीजिए। और आपको मैंने काफ़ी बार स्कीम्स के बारे में बताया, समाधान के बारे में याद आ रहा होगा आपको, है ना। नक्सलिज्म से रिलेटेड वो समाधान एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। देन उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो 19 वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछता है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? अब बताओ साइबर अटैक मैंने कितनी बार पढ़ाया है? साइबर अटैक के बारे में भी आपको प्रॉपर नोट्स काफ़ी बार प्रोवाइड करवाए गए हैं, है ना। साइबर सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी बार प्रोवाइड करवाया गया है सारा का सारा कंटेंट। क्या होती है साइबर सिक्योरिटी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, वो सारी बातें आपको बताई हुई हैं। फिर उसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, कोस्टल इरोजन। अब ये टॉपिक हमने पिछले कुछ दिन पहले ही कवर किया है, हाँ भाई महीना भर हो चुका है, लेकिन हमने कोस्टल इरोजन के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। कोस्टल इरोजन क्या है, किस प्रकार से होता है, हालांकि आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा, लेकिन एनवायरमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन है क्या कि इसके ये न्यूज़ में था, दैट इज़ वाई हम लोगों ने इसको डिटेल से भी कवर किया हुआ है। आप लोग सर्च करोगे तो आपको कोस्टल इरोजन के बारे में भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा पूरा का पूरा कंटेंट। देन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे टॉपिक हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। सप्ताह के अंदर एक आध बार हम लोग ये ऐसे प्रकार के टॉपिक कवर कर ही लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना, ये आपको डिस्कस करना है। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर, वो आपको बताना है। ये चीज़ें तो रटी हुई हैं आप लोग को, है ना, क्योंकि साथ में आप लोगों ने काफ़ी बार एनालिसिस को देखा हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। फिर उसके बाद में अगर हम लोग 16 को देखें तो 16th भी आप लोग आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वैक्सीन डेवलपमेंट। वैक्सीन क्यों बनाई जाती है,
उसके पीछे का सिद्धांत क्या है वो यहाँ पे पूछा गया। वैक्सीन कैसे काम करती है, एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रोड्यूस करती है, कितनी बार पढ़ रखा है आप लोगों ने, है ना। तो ये यहाँ पर आपसे कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो मतलब 16, 17, 18, 19, 20। लेकिन अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप 15वां देखो, 15वां भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। 15th क्वेश्चन को देखोगे ना, 15 क्वेश्चन को, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखो 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, ये न्यूज़ में था। इसके फीचर्स के बारे में बताना है। अब ये बताओ, क्या हमने नहीं पढ़ा है? जेम्स वेब को भी पढ़ा रखा है, प्लस जेम्स वेब का जो दूसरा इसका टेलीस्कोप है वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने जेम्स वेब और हबल स्पेस टेलीस्कोप का डिफरेंस भी बता रखा है। और मुझे इतना याद है कि मैंने पिक्चर शेयर किया हुआ है आपके साथ में, और लास्ट टाइम पर मैंने 14 जुलाई को इसके बारे में डिस्कशन किया था। आप वीडियो ओपन करके देख सकते हो। या फिर हम लोगों ने अभी रिसेंटली, आपको पता होगा, जो जुपिटर को लेकर एक पिक्चर आया था, उसको डिटेल एनालिसिस किया था, तो वो भी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें बताया था। तो क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो यहाँ पर, क्या क्या इसने किस प्रकार से मिशंस को कंडक्ट किया है, क्योंकि अपने आप में बहुत बेहतरीन सा टेलीस्कोप देखने को मिलेगा, काफ़ी एडवांस वर्जन का देखने को मिलेगा, हाई क्वालिटी की पिक्चर्स देता है। तो बहुत सारे फीचर्स वगैरह वो सब हमने डिस्कशन किया हुआ था, याद आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 15th क्वेश्चन भी आपने देखा। देन उसके बाद में ऊपर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, प्लस ये फार्मिंग सिस्टम कैसे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इंडिया के अंदर उसको हेल्प कर सकता है। फिर उसके बाद आप लोग देख पाओगे ये टॉपिक, यहाँ पर बातचीत कही गई है किस चीज़ को लेकर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर। अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के अंदर में, उसके अंदर उसकी मार्केटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपस्ट्रीम्स डाउनस्ट्रीम्स दोनों देखने को मिलती हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है ना। उसके अंदर बाधाएं, यहाँ पर मुख्य बाधाएं क्या क्या हैं वो यहाँ पर आपसे पूछ ली गई हैं। तो इसको आप लोग अगर थोड़ा सा एडिटोरियल पे फोकस कर रहे हो, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एडिटोरियल डिस्कस किया, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले प्रिसाइज करके कुछ एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, मुझे हेडिंग याद नहीं आ रही है, लेकिन एक एडिटोरियल डिस्कस किया था एग्रीकल्चर को लेकर। वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करने को मिल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर में, है ना। देन फिर उसके बाद में और क्या दिया गया, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया है, डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो क्या आपको लगता है कि 2030 तक भारत ने जो टारगेट रखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो क्या हम लोग अपने 50% तक की रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे? क्या हम इस टारगेट तक अचीव कर पाएंगे 2030 तक? आपको यहाँ पर अपना आंसर जस्टिफाई करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है आगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो एक शिफ्ट देखने को मिला है, जो सब्सिडीज़ का शिफ्ट देखने को मिला है फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, वो कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी मदद कर सकता है, इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा कर यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल से आप लोग डिस्कस कर सकते थे, ठीक है ना, कि रिन्यूएबल एनर्जी को 2030 तक अचीव करा जा सकता है या नहीं, 50% अचीव करा जा सकता है या नहीं, इस चीज़ को लेकर आप क्या समझते हो। बहुत से लोगों की थिंकिंग होती है कि हाँ मुझे नहीं लगता, बहुत से लोगों की थिंकिंग होगी कि हाँ मुझे लगता है अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं, इसके ऊपर यहाँ पर बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है। वो चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना था। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे और भी क्वेश्चंस को, तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी हैं प्लस एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी हैं, सब मिक्सअप आपको देखने को मिल रहा है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख के खुश हो जाओगे। यहाँ पर पूछा गया है क्लाउड बर्स्ट के बारे में, 10 मार्कर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ाया है ना। क्लाउड बर्स्ट के अंदर इंटरनेशनल कह रहा हूँ, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने क्या बताया क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। वैसे क्लाउड बर्स्ट वो है लगातार यहाँ पर एक साथ बारिश हो जाना, और बारिश बहुत भीषण बारिश होना एक ही बार में, वो क्लाउड बर्स्ट वाली कैटेगरी कहलाती है। आपको एग्जाम्पल्स देना है, रीसेंट एग्जाम्पल्स, तो आप लोग यहाँ पर उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना, जो कि अभी रीसेंट हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है। उत्तराखंड में आया था ना, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्टली आपको रीसेंट एग्जाम्पल, मतलब ये भी न्यूज़ में था, उसके बेसिस पर क्लाउड बर्स्ट के बारे में पूछ लिया गया। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन था 10 मार्क का क्वेश्चन। फिर उसके बाद में यहाँ पर और क्या पूछा गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज के बारे में पूछा गया है। जो हमारा समुद्र वाला इलाका है, ठीक है, वहाँ पे उन सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, समुद्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उसके सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है ना। फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे ये वाला टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर डायरेक्टली आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पर,
क्या है, एक्सप्लेन द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया को लेकर जनवरी में भी हम लोगों ने एक एडिटोरियल डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको तारीख बता दूंगा, आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। वो पूरा का पूरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा आर्टिकल, और वहीं पे वो सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख पाओगे। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस सिस्टम मैंने आपको कितनी बार पढ़ा रखा है ना, कि जो राशन घर तक पहुंचता है वो बेसिकली पीडीएस सिस्टम के माध्यम से पहुंचता है। तो इस पीडीएस सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, प्लस इस पीडीएस सिस्टम को हम लोग और कैसे इफेक्टिव और कैसे अच्छा बना सकते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। देन उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, फर्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर। ये हम लोग मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि चर्चा में रहता है, काफ़ी बार हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। तो ट्रिपल पी यहाँ पर बोल सकते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है ना, यानी कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर जो है ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप करके काम करें। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, इसका रिक्वायरमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के अंदर क्यों है, इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, ये आपको बताना है। प्लस आप रोल बता सकते हो कि जो ये पीपीपी मॉडल है ना, ये हमारे रेलवे स्टेशंस को इंडिया के अंदर कैसे यहाँ पर रीडेवलप कर सकता है। तो अगर सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे तो किस प्रकार से यहाँ पर मतलब ये इसकी ज़रूरत हम लोग को क्यों है, ये आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों का बर्डन है, और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे तो जो चीज़ें वो और एफिशिएंटली काम करेंगी, है ना। तो ये हम लोग देख पाएंगे। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर मेंशन किया गया, द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री विच हैज़ लेड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस इन द कम्युनिटी, व्हाट आर दोज चैलेंजेस एंड व्हाट स्टेप्स नीडेड टू टेकन टू मीट दैम। यानी कि आप लोग देखोगे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, यानी कि लोगों की एक तरीके से होता है ना, मान लो यहाँ पर इतने सालों तक इंसान जिएगा, तो एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है कि हाँ भाई इतने सालों तक इंसान जिएगा, तो वो साल इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए काफ़ी सारी चैलेंजेस को लेकर आ सकती हैं। तो वही आपसे पूछा गया है वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, प्लस हम लोग कैसे कैसे स्टेप्स ले सकते हैं, यानी कि हेल्थ सेक्टर सिस्टम के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे यहाँ पर कदम उठाए जा सकते हैं, उन चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इस टाइप का जो टॉपिक है ये एडिटोरियल्स के अंदर कवर होता रहता है, हेल्थ के काफ़ी सारे एडिटोरियल्स हम लोगों ने कवर किए भी हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मतलब मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे डायरेक्टली आपके पास में डेटा अवेलेबल था। इसी वजह से बोला जाता है कि मेंस के लिए जो आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ कि उसको अच्छे से अपने पास में स्टोर करके रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन तो हम लोग भूल ही गए, एक क्वेश्चन और आया था बहुत इंटरेस्टिंग सा। अच्छा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। चलो क्लियर हो गया। तो जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है उस कंटेंट पे आप प्रॉपरली रिलाई कर सकते हो, आराम से उसको स्टोर करके रखो। इसी वजह से मैं पहले बोलता हूँ कि मल्टीपल बार मतलब जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो एडिटोरियल पब्लिश हो रहे हैं, हर रोज़ यहाँ पर 10 एडिटोरियल पब्लिश हो गए, श्रीलंकन क्राइसिस को लेकर जब से 100 एडिटोरियल पब्लिश हो गए, लेकिन वो काम में नहीं आएगा। काम में क्या आएगा कि आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए कि श्रीलंकन क्राइसिस क्या है, रीजंस क्या हैं, भारत के लिए यहाँ पर क्या इस पे भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी बातें यहाँ पर डायरेक्टली आपको फ्रेम करके पहले से रखनी थी। क्लियर हो गया। चलो फिलहाल आप प्रिपरेशन में लग जाओ, और जो भी मेंस दे रहा है सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सभी लोगों के पेपर जो हैं बहुत अच्छे जा रहे होंगे। बाकी जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी लोगों को और मेहनत जी जान लगा के करनी है। प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए सभी के लिए यहाँ पर आपको पता है मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होता ही है द हिंदू का, साथ ही साथ शाम को करंट अफेयर का वीडियो होता है। कुछ दिन बाद मैं यहाँ पर इन वीडियोस को भी कंबाइन कर दूंगा ताकि आप थोड़े टाइम के ही अंदर यानी एक ही वीडियो के माध्यम से आप करंट अफेयर भी प्लस द हिंदू का एडिटोरियल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बाकी सारी न्यूज़ भी कवर कर सको, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, नीति आयोग के जैसी कुछ बॉडीज़ यहाँ पर राज्यों के अंदर बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो जीएस पेपर नंबर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर आपको डायरेक्टली नीति आयोग, प्लानिंग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। न्यूज़ क्या है तो NITI यानी कि नीति आयोग की अगर हम लोग बात करें, नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत को पूरी तरह से चेंज करने के लिए, भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक नेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है। और ये क्या करेगा, ये नीति आयोग आज के टाइम पर स्टेट्स को यानी राज्य सरकारों को
हेल्प करेगा या उनको यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बताएगा कि कैसे नीति आयोग की तरह एक बॉडी बनाई जा सकती है। और नीति आयोग की तरह अगर राज्यों के अंदर बॉडी बनती है तो वो बॉडी क्या करेगी, उन राज्यों के अंदर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगी। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि कोई भी दूर नहीं रह जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात आती है तो जो पुअर पीपल हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, जो रिचर पीपल है सभी को इंक्लूड किया जाएगा, सभी लोगों के लिए काम किया जाएगा, सभी लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, सभी का कल्याण किया जाएगा। तो सभी के ऊपर फोकस करेगा, प्लस यहाँ पर इकोनॉमी बूस्ट होगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो स्टेट्स को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो नीति आयोग खुद इस प्रकार का काम करता है। नीति आयोग गवर्नमेंट की आज के टाइम पर एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, सबसे ऊपर बैठने वाली बॉडी। और आपको पता होगा नीति आयोग से पहले हमारे पास में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के बाद में ही नीति आयोग बना है। नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 में। अब यहाँ पर इसका एक तरीके से फोकस यही है कि हम लोग क्या कर सकें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह काम कर सकें, यानी कि जो हमारी स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलकर काम कर सकें, एक टीम की तरह काम कर सकें और हमारी जो पर्टिकुलर इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा ग्रो किया जा सके। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, व्हाट इज़ द नीड फॉर सेटिंग अप नीति आयोग लाइक बॉडीज़ इन स्टेट्स। यानी कि जब बात ये की जा रही है कि नीति आयोग की तरह बॉडीज़ को लेकर आया जाएगा राज्य के अंदर में, तो इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ रही है राज्यों के अंदर नीति आयोग की तरह एक बॉडी को लाने की, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आज के टाइम पर हमारी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं, उनकी जो मतलब उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है भारत की इकोनॉमी के प्रति। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसमें ये जो स्टेट्स हैं वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। इनफैक्ट जो हमारा जो जीडीपी है, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रोथ आपको राज्य सरकारों का देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी में जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है उनका एक बहुत बड़ा रोल है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्किलिंग हो गया, ये सब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करना ताकि स्टेट गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को लेकर और अच्छे से काम कर सके, इसके लिए नीति आयोग की तरह यहाँ पर बॉडी को इस्टेब्लिश करने के बारे में चर्चा की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है जो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उसको इम्प्रूव करने के लिए। यानी स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि देखो बिजनेस करने के तरीके बहुत आसान कर दिए जाएं, इससे बिजनेस बढ़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इनका रोल होता है लैंड रिफॉर्म्स के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करती हैं। तो बेसिकली इसी चक्कर में स्टेट्स को यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा असिस्ट किया जाएगा, उनको और ज़्यादा डिटेलिंग से बताया जाएगा कि कैसे आप बॉडी को इस्टेब्लिश कर सकते हो जो कि नीति आयोग की तरह काम करेगी, आपके यहाँ पर इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करेगी। क्लियर बात हो गई। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एजेंडा फॉर इम्प्लीमेंटेशन। आखिरकार एजेंडा क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने का, मतलब किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, किस तरीके से राज्य सरकारों के अंदर इन बॉडीज़ को बनाया जाएगा। देखो बोला जाता है कि स्टार्टिंग में तो हमारा फोकस है 8 से 10 राज्यों के अंदर इस प्रकार की बॉडीज़ को बनाएंगे मार्च 2023 से पहले, जिसमें से 4 स्टेट्स ने ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ में असम। इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है अपने यहाँ पर नीति आयोग की तरह बॉडी को एस्टेब्लिश करना। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर काम होना स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ये जल्दी यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो नीति आयोग है वो हेल्प करने वाला है, इनकी वो बात यहाँ पर रखी जा रही है। फिर उसके बाद में होगा क्या, देखो स्टेट्स को प्लानिंग करने में मदद करेगा, साथ ही साथ में स्टेट्स को फोकस करवाएगा कि ये जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों को मदद करेगा उनके पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर कि किस किस प्रकार से नीतियाँ को बनाना है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको मॉनिटर करने की काम करेगी वो बॉडी, ठीक है। राज्य सरकारों के अंदर यहाँ पर बेटर टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर एक पर्टिकुलर फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर बॉडी का। क्लियर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। अगला आर्टिकल बात करता है इशू ऑफ तमिलियंस इन श्रीलंका। हम लोग यहाँ पर श्रीलंका जो क्राइसिस है वो नहीं पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे जो तमिलियंस को लेकर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है श्रीलंका के अंदर, क्या इतिहास रहा है, श्रीलंका की सिविल वॉर हो गया। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये,
जो कि अभी भी न्यूज़ में बना हुआ है, तो चांसेस है कि ये वापस यहाँ पर पूछ लिया जाए। तो उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर करने वाले हैं। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का टॉपिक आपको सिलेबस में मिल जाएगा। पहले हम लोग समझते हैं न्यूज़ क्या है। देखो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि भारत ने अपनी चिंता दिखाई है किस चीज़ के ऊपर। चिंता इसलिए दिखाई है क्योंकि जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका के अंदर जो तमिल वाले लोग हैं, तमिल वाले लोगों को लेकर एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वो जो प्रॉब्लम है उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। तमिल्स के जो लोग आपको देखने को मिलते हैं, तमिलियंस देखने को मिलते हैं श्रीलंका के अंदर, उनके राइट्स का वोलेशन हो रहा है। बहुत सारे यहाँ पर आप कह सकते हो उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम पर देखी हैं। उनका जो स्टेटस है वो और ज़्यादा डाउन कर दिया गया है। तो वो सारी बातें यहाँ पर श्रीलंका के अंदर की जा रही हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर अपना एक तरीके से कंसर्न दिखाया, चिंता व्यक्त करी है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रीलंका है वो तमिलियंस के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो वो बात यहाँ पर बोली गई। अब ये तमिलियन श्रीलंका कैसे पहुँचे वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा। क्लियर बात हो गई। तो भारत ने अपना ये जो भी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है ना, वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के 51st सेशन के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू का रखा गया था। आगे आते हैं। तो भारत यहाँ पर डिमांड ये करता है कि भैया यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से बात करें तो श्रीलंका के अंदर जो भी हमारे तमिलियंस पीपल हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात हम लोग हमेशा करते हैं। अब क्वेश्चन ये आती है, व्हाट कंसर्न्स वर रेज्ड बाय द इंडिया। इंडिया ने क्या क्या चिंता उठाई हैं इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ तो आप देखोगे श्रीलंका के अंदर ऑलरेडी क्राइसिस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इकोनॉमी इनकी ठप हो चुकी है, हालात काफ़ी ख़राब आपको नज़र देखने को मिलेंगे। बहुत सारा लोन यहाँ पर एक कंट्री ले चुकी है और पहले ही बहुत सारा कंट्री ने लोन लिया हुआ था, ठीक है ना, उतना लोन नहीं चुका पा रही है, लोन पे लोन यहाँ पर एक कंट्री ले रही है, हालात काफ़ी ख़राब है, वो सब आपको पता ही है। अब देखो बोला यह जा रहा है कि लगभग श्रीलंका का जो सिविल वॉर था, यानी श्रीलंका के अंदर जो गृह युद्ध हुआ था वो 2009 में समाप्त हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग देख पाते हैं कि अभी तक जो तमिलियंस सिविलियंस हैं वहाँ पर उनके ऊपर अभी भी बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अभी जस्टिस को डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, बहुत सारे लोग अभी भी डिसअपियर हो चुके हैं। ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। तो वॉर कब समाप्त हुई थी, ध्यान रखना, वॉर समाप्त हुई थी 2009 में, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमिलियंस पीपल हैं वो काफ़ी बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। अब बात ये की जाती है वॉर के कुछ सालों बाद आप देखोगे ना तो श्रीलंका के अंदर जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर कंसर्न दिखाया भी है। उन्होंने बताया कि जो तमिलियंस पीपल है, जो तमिलियंस मेजोरिटी रह रही है ना, उनके राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल छूट नहीं दी जा रही है, ह्यूमन राइट्स का वोलेशन हो रहा है तमिलियंस लोगों का, वहाँ पर ऐसा बताया गया। अब देखो हम लोग थोड़ा डिटेल से चलते हैं बैकग्राउंड से। व्हाट इज़ द तमिल इशू एंड इट्स हिस्ट्री। आखिरकार श्रीलंका के अंदर ये तमिल का इशू क्या है, इसका इतिहास क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ आप देखोगे ना, जब आप लोग श्रीलंका को देखते हो तो श्रीलंका के अंदर 74.9% के आसपास सिन्हालीज देखने को मिलते हैं और 11.2% के आसपास श्रीलंकन तमिल पीपल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि ये आगे कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। श्रीलंका के अंदर 74.9% सिन्हालीज देखने को मिलेंगे और 11.2% श्रीलंका के तमिल पीपल। जो सिन्हालीज हैं बेसिकली यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे, जो तमिल्स हैं वो आपको हिंदू देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी डिवीजन है, भाषा का डिवीजन है, रिलीजन का डिवीजन है, यानी कि दोनों अलग अलग देखने को मिलते हैं, रिलीजन अलग है, भाषा अलग है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन ये आता है ये जो तमिल्स लोग हैं श्रीलंका में पहुँचे कैसे। तो देखो यहाँ पर माना यह जाता है कि जो तमिल्स हैं वो श्रीलंका में पहुँचते हैं एज अ इन्वेडर, एज अ ट्रेडर, व्यापारियों की तरह भी जाते हैं, इन्वेडर की तरह भी जाते हैं। जो इंडिया के अंदर चोला किंगडम था ना, उस चोला किंगडम के अंदर में ही यहाँ पर तमिलियंस श्रीलंका में पहुँचे थे। प्लस यहाँ पे कुछ और ओरिजिन स्टोरीज आपको देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर बोला यह जाता है कि जो सिन्हालीज हैं और जो तमिल कम्युनिटीज़ हैं ये श्रीलंका के अंदर बहुत लंबे समय से ही टेंशन को फेस कर रही हैं। और वो टेंशन को फेस करने का पता है रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप शुरू से ही देखोगे जो तमिल कम्युनिटीज़ है ना, इनके पास में ज़्यादा पावर रहा करती थी। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया सिविल वॉर के बारे में, 2009 में जो यहाँ पर श्रीलंका का गृह युद्ध समाप्त होता है ना, इससे पहले की बात करें, यानी कि सिविल वॉर से पहले की बात, गृह युद्ध से पहले की बात, जब ब्रिटिश का राज हुआ करता था, जब अंग्रेज़ राज किया करते थे श्रीलंका के ऊपर, तो उस समय की अगर हम लोग बात देखें तो वहाँ पर तमिल फेवरेटिज्म हुआ करता था,
तमिल फेवरेटिज्म मतलब तमिल लोगों को ज़्यादा सुविधाएं, उन लोगों को ज़्यादा पोस्ट मिला करती थी। गवर्नमेंट की पोस्ट के अंदर तमिल लोग देखने को मिला करते थे। हाई पोस्ट पर, हाई जॉब्स के अंदर आपको तमिल वाले लोग ही देखने को मिला करते थे। ये अंग्रेज़ों के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब तमिल्स को इतना कुछ फेवरेटिज्म मिल रहा था, तो इससे यहाँ पर जो सिन्हालीस लोग थे, जो कि श्रीलंका के अंदर अभी मेजोरिटी के अंदर है, वो लोग यहाँ पर अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, ऑप्रेस्ड फील कर रहे थे। वो इस चीज़ को देखकर आप कह सकते हो टेंशन में भी थे, परेशान भी हो रहे थे। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या किया, श्रीलंका को छोड़कर चले गए, यानी कि इस आइलैंड को छोड़ा। श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखना ये स्टार्ट किया कि जो तामिलियन लोगों का डोमिनेंस हुआ करता था, बड़ी बड़ी पोस्ट पर तामिलियंस लोग बैठे हुए थे, अब वो चीज़ें धीरे धीरे बदलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। बदलने क्यों स्टार्ट हो चुकी हैं? क्योंकि जो सिन्हालीस वाले लोग थे ना, वो यहाँ पर अपना डोमिनेंस चाहते थे। फिर उसके बाद में जो ब्रिटिश इंडिपेंडेंस है, यानी कि जैसे ही श्रीलंका आज़ाद हो जाता है, उस आज़ादी के बाद देखोगे जो बहुत सारे सिन्हालीस लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया, पावर को गेन करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे अपने पास में पावर्स लेना स्टार्ट किया, कुछ एक्ट से उनको पास करना स्टार्ट किया। जो तमिल लोगों के पास में वोटिंग पावर थी उसको छीनना स्टार्ट किया। तो मतलब तामिलियंस की जो पावर्स है वो यहाँ पर छीनी जा रही थी, उनको बड़ी बड़ी प्लेसेस से हटाया जा रहा था। ये चीज़ें यहाँ पर शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से LTTE ग्रुप बनता है। LTTE ग्रुप क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, जो कि मांग करता था कि हमें श्रीलंका के अंदर एक अलग से एरिया चाहिए, वहाँ पे हम तमिल्स रहा करेंगे। तो तमिल्स लोगों के लिए यहाँ पर ये LTTE ग्रुप मांग करता था, श्रीलंका को तोड़ने की बात करता था। तो 1976 में ये ग्रुप फॉर्म हो गया, क्योंकि तमिल्स को जो उनका डोमिनेंस था वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। क्लियर हो गया? अब जो ये LTTE ग्रुप था ना, ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग ग्रुप था पूरी तरह से, और यहाँ पर ये लोग गोरिल्ला वॉरफेयर वाले टैक्टिक्स को अपनाया करते थे। अब ये जो पूरा का पूरा जंग था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर में बदल जाता है। एक तरफ ये LTTE ग्रुप मांग करने लगता है, तामिलियंस को डिफेंड करने लगता है, और ये पूरा का पूरा मामला गृह युद्ध के अंदर बदल जाता है 1983 में। और 1983 के बाद आप लोग देख पाओगे बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे दंगे देखने को मिले। फिर उसके बाद में ये ऐसे ही युद्ध चलता रहा, सिविल वॉर चलता रहा, और 30 साल तक ये वॉर चलता रहा। 1983 के अंदर यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है, और साल 2009 तक आप देख पाओगे ये वॉर एंड होता है। 30 साल तक ये ऐसे ही गृहयुद्ध चलता रहा। अब ये वॉर एंड कैसे हुआ? एंड तब हुआ जब श्रीलंका की सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि हाँ भाई, LTTE के जो लीडर है, लिट्टे ग्रुप का जो लीडर है, उसको मार दिया गया है। श्रीलंका की सरकार ने उसको मार दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि आप कह सकते हो ये जो वॉर है वो थमा था, यानी सिविल वॉर थम गया। 2009 में यहाँ पर सिविल वॉर ख़त्म हो गया। और इस सिविल वॉर के बाद में सिचुएशन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होना स्टार्ट होती है। जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे ना, जो तामिलियन पॉपुलेशन है वो अभी भी डिस्प्लेस्ड थी, यानी कि उन लोगों को अभी भी यहाँ पर अपने प्रॉपर राइट्स नहीं मिल पा रहे थे। उनके कुछ लोगों के पास में, मतलब कुछ ही तमिल लोग थे जिनके पास में पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हुआ करते थे। अभी भी यहाँ पर टॉर्चर वाले इंस्टांसेस देखने को मिलते थे, और रिसेंट टाइम में भी यहाँ पर तमिलियंस के ऊपर उनको टॉर्चर करना और ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, ये बताया गया। फिर यहाँ पर बोला ये भी जाता है कि श्रीलंका की सरकार का एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद को रोकने के लिए यहाँ पर एक एक्ट का यूज़ करते हैं, और इस एक्ट के अंदर ये ज़्यादातर तमिल्स को ही टारगेट करते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो श्रीलंका की सरकार डायरेक्टली, मतलब लगातार जो तमिल कम्युनिटी है उनकी पावर्स को छीनती हुई चली गई, उनके पास में वोटिंग पावर्स को छीनती हुई चली गई। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम श्रीलंका के अंदर देखने को मिला। अब ये जो सिन्हालाइजेशन का प्रोसेस था, यानी सिन्हालीज अपने कल्चर को पूरी तरह से ग्रो कर चुके थे, इन्होंने बुद्धिस्ट कल्चर को पूरी तरह से फैला दिया, उसको प्रीडोमिनेंट बना दिया, और जो तमिल एरियाज हुआ करते थे वहाँ पर भी बुद्धिस्ट कल्चर को पूरी तरह से फैला दिया। ठीक है ना, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। यहाँ पे क्या हुआ, जो तमिल का कल्चर था, जो हिंदू एलिमेंट्स का देखने को मिला करता था वहाँ पर, उस चीज़ को उन्होंने पूरी तरह से मिटाया, इरेज कर दिया। ये यहाँ पर सिचुएशन नज़र आती है श्रीलंका में। यह आपने इतिहास पढ़ लिया, ठीक है ना। अब बात आती है व्हाट आर द कंसर्न्स फॉर इंडिया। इंडिया के लिए, भारत के लिए यहाँ पर क्या चिंता वाली बातें हैं? भारत के लिए पहली चिंता वाली बात यह है कि जब तमिल्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, श्रीलंका के तमिल्स के ऊपर, तो ये लोग, जब 2009 में सिविल वॉर एंड होता है, उसके बाद भी यहाँ पर आप कह सकते हो ये अत्याचार होता रहता है। तो जो लोग हैं ना, ये निकल कर तमिलनाडु में एक एज अ रेफ्यूज आ रहे हैं, यानी कि शरण लेने के लिए यहाँ पर इंडिया में आ रहे हैं, और ये जो नंबर है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब जब ये लोग शरण लेने के लिए इंडिया में आएंगे तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा उन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन देना, उन लोगों को घर देना, उनके लिए प्रॉपरली काम करना, रिहैबिलिट करना उन लोगों को।
तो बेसिकली इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा यहाँ पर इंडिया मेंशन करता है। दूसरा यहाँ पर सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन तमिल्स। दूसरी दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करते हैं कि श्रीलंका के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए जो तमिल्स हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो प्रोटेस्ट वो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारा प्रोटेस्ट ये होता है जहाँ पे बोला ये जाता है कि हम लोग श्रीलंका के साथ में रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं, चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तमिलियंस के जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उन राइट्स को हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, श्रीलंका को जो हम मदद कर रहे हैं ना उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर चाइना भी है, क्योंकि चाइना अपना रोल श्रीलंका के अंदर लगातार बढ़ाता जा रहा है, अपने पैर लगातार श्रीलंका के अंदर पसारता जा रहा है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उसने ऑलरेडी श्रीलंका में कर दिया है। तो वो सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पर भारत आज के टाइम पर हेल्प कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट होता है कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट जो है आज के टाइम पर वो प्रॉपरली जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं कर रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब हम लोग भारत और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं ना, तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे पहला इशू आपको देखने को मिलेगा किलिंग ऑफ फिशरमैन का। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये इंडिया का मैप हुआ, ऊपर हमारा महान भारत, और इधर यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से ये मैप देखने को मिलेगा। इधर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा और यहाँ पर क्या है ना, बीच में पाक बे है, पाक स्ट्रेट है। इधर तमिलनाडु से जो हमारे मछुआरे हैं वो इधर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। अब वो पकड़ने के लिए जाते हैं और पकड़ते पकड़ते क्या करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं। और श्रीलंका की एंट्री में जैसी टेरिटरी एंटर करते हैं, जो श्रीलंका के सिक्योरिटी गार्ड फोर्सेस है वो यहाँ पर इन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, जबकि भारत ऐसा नहीं करता है। आप देखोगे भारत यहाँ पे, भारत के अंदर भी ये लोग श्रीलंका के मछुआरे एंटर कर जाते हैं तो हम लोग उनको एक वार्निंग देते हैं, है ना, एक तरीके से गोली चलाकर एक वार्निंग दे दी गई, ऊपर गोली चलाकर वार्निंग दे दी गई, तो वार्निंग देने पर वो चले जाते हैं। लेकिन श्रीलंका ने हमेशा ही क्या किया है, हमारे मछुआरों को अरेस्ट किया है, उनकी बोट को जब्त किया है। तो ऐसे इंसिडेंसेस बहुत सारे देखने को मिले हैं। साल 2019-2020 में आप देखोगे ना तो इस प्रकार के 300 केसेस देखने को मिले हैं। 300 भारत के मछुआरों को यहाँ पर श्रीलंका ने अरेस्ट किया है। तो वो बात यहाँ पर बताई गई। पहला आप इशू यही कह सकते हो। दूसरा यहाँ पर क्या है, ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट। श्रीलंका के अंदर एक प्रोजेक्ट लगाना था, भारत यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को लगाने वाला था, लेकिन एंड वक्त पर श्रीलंका ने मना कर दिया, कह रहा नहीं हम इसको चाइना को देने वाले हैं, चाइना यहाँ पे काम करेगा। तो और तीसरा यहाँ पर इशू यही है कि चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है, और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को ख़राब कर रहा है। दैट इज़ वाई हम है आज के टाइम पर श्रीलंका को हेल्प भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये इंडिया का मैप हुआ। यहाँ पर चाइना का आज के टाइम पर जो स्ट्रैटेजी है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की स्ट्रैटेजी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने खूब सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इस प्रकार से इंडिया को चारों तरफ से घेर रखा है चाइना वालों ने। इसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर श्रीलंका के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हम्बनतोता पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है ना। इधर मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इधर यहाँ पर ये पोर्ट बना रखा है ग्वादर पोर्ट, देन इधर बांग्लादेश के अंदर पोर्ट हो गया, म्यांमार का पोर्ट हो गया। इस प्रकार से लगातार इन्वेस्टमेंट कर रखा है। भारत को यहाँ पर चाइना ने इस प्रकार से घेर रखा है। तो यहाँ पर श्रीलंका भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम लोग नहीं चाहते कि चाइना जो है श्रीलंका पर आकर बैठे। ऊपर से तो बॉर्डर इशू होते ही हैं, यहाँ से भी बॉर्डर इशू होना स्टार्ट हो जाए। तो इस वजह से हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि जो श्रीलंका है वो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम से जल्द निकल जाए। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 के बारे में। इस वाले आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर फूड प्रोसेसिंग और इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग का टॉपिक नज़र आता है। तो रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दुनिया भर में जो डेयरी का सेक्टर है ना, उसको लेकर ये इंटरनेशनल डे बात करता है। यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पर डेयरी सेक्टर को लेकर बात करते हैं, कैसे डेयरी सेक्टर को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। तो ये जो पूरा डेयरी समिट हुआ है ना, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर जो ये समिट हुआ है, इसकी की हाइलाइट्स क्या हैं। देखो, जो वर्ल्ड समिट हुआ है ना, इसने पूरा फोकस किया दुनिया भर के डेयरी सेक्टर के ऊपर। लगभग 1500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे यहाँ पर, दुनिया भर से 1500 से ज़्यादा लोग आए थे यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा का पूरा जिस समिट हुआ है ना, ये कहाँ पे हुआ है, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा के अंदर में ये पूरा का पूरा समिट किया गया। यहाँ पे बोला गया कि ऐसे ही यहाँ पर एक और समिट हुआ था लास्ट टाइम पर। जो लास्ट टाइम इस प्रकार का जो समिट हुआ था वो इंडिया में हुआ था लगभग 1974 में।
अब यहाँ पे उसके बाद ये समिट हुआ है और इस समिट का थीम क्या है इस साल का, ध्यान रखना ये क्योंकि यूनिक है तो थीम पूछ लिया जाएगा वनडे एग्जामिनेशन के अंदर। डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड यहाँ पर इसका थीम नज़र आता है। इसका आइडिया क्या है, देखो आइडिया यहाँ पर यह है कि हम लोग क्या कर सकेंगे, हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को, यानी कि जो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी नॉलेजेस को, अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे कि किस प्रकार से इस डेयरी सेक्टर को और ज़्यादा सेफ बनाया जा सकता है, कैसे और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर समिट के अंदर की गई हैं। नाउ अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और यहीं से आपके मेंस के अंदर क्वेश्चन बनते भी हैं। पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डेयरी सेक्टर इन इंडिया। जो डेयरी सेक्टर है यानी दूध का पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, उसका स्टेटस क्या है। तो पहली चीज़, इंडिया मिल्क प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पर आता है। दुनिया भर में जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर 23% भारत कंट्रीब्यूट करता है। भारत के बाद अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ब्राज़ील, ये कुछ देश देखने को मिलेंगे जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। अब जब बात आती है भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो हम लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें उत्तर प्रदेश हो गया 14.9% का, राजस्थान 14.6% का, मध्य प्रदेश 8.6% का, गुजरात 7.6% का और आंध्र प्रदेश 7.0% का। ये कुछ ऐसे राज्य टॉप 5 स्टेट्स देखने को मिलेंगे जो कि सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इसका इंपॉर्टेंस ऑब्वियस सी बात यही है क्योंकि डेयरी सेक्टर इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और आज के टाइम पर जो भी गाँव की अर्थव्यवस्था है, गांव वाले क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था है, उनकी जो इकोनॉमी है ना, वो आज के टाइम पर इसी डेयरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि करोड़ों लोग डेयरी सेक्टर से रोज़ कमाते हैं, खाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो सेक्टर है ना, ये लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं हमारे देश में उनको रोज़गार देता है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर सेक्टर का। हालांकि इस डेयरी सेक्टर में रिसेंट टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम देखोगे, जो फॉडर होता है यानी कि जो चारा है जो कि गाय भैंसों को खिलाना है, इसका शॉर्टेज देखने को मिला है। जहाँ पर गाय भैंस जाती हैं चारा चरने के लिए, जो ग्रेजिंग एरिया होता है वो एरिया लगातार कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, चारे का शॉर्टेज हो रहा है, तो इससे ऑब्वियस सी बात है डेयरी सेक्टर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आगे आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि दूसरा चैलेंज आता है हेल्थ का। आज के टाइम पर जो भी गाय भैंस है ना, इनमें बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। एग्जाम्पल आप रिसेंट टाइम का ले सकते हो, जो लंपी स्किन डिजीज़ है वो यहाँ पर जो फैला हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो प्रॉपर जो टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन देना होता है गाय भैंसों को, उस वैक्सीनेशन का जो ये प्रॉपर रेगुलर टाइम होना चाहिए वो टाइम के अंदर काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से बहुत सारी गाय भैंसों की जान जाती है, हैवी नंबर में यहाँ पर इनकी डेथ होती है। फिर हाइजीन कंडीशन देखने को मिलेगा। काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है जो भी कॉटल ओनर्स हैं यानी कि जो भी गाय भैंस को पाल रहे हैं, उसके ओनर हैं, वो क्या करते हैं, अपनी गाय भैंसों को बाहर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भेज देते हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, हालात बाहर ख़राब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गाय भैंसों को बाहर छोड़ दिया। तो हाइजीन कंडीशंस भी आप देख पाओगे ना, एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट करता है। फिर उसके बाद में बताया गया, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो आज के टाइम पर हमारा डेयरी सेक्टर है ना, इसके अंदर प्रॉपर रेम्युनरेटिव प्राइसिंग नहीं है। इसका मतलब जैसे कि हमारी बहुत सारी फसलों के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। बहुत सारी फसलों के ऊपर सरकार क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, लेकिन कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें आपको मिल्क वाली इंडस्ट्री में नहीं देखने को मिलेंगी। दूध के मामले में कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। नाउ फाइनली अब बात यह आती है कि जो हमारी सरकार है वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स को उठा रही है डेयरी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे हम लोग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए लगातार बहुत सारा काम कर रहे हैं और मिल्क का जो प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर, और उसके पीछे की है ये सारी की सारी स्कीम्स। यानी कि इन स्कीम्स के माध्यम से हमने प्रोडक्शन इंक्रीज भी किया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, इस प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स हैं जो कि भारत सरकार के थ्रू स्टार्ट करी गई हैं ताकि हम लोग अपने इस डेयरी सेक्टर को सपोर्ट कर सकें, इसको और ज़्यादा आगे बढ़ावा दे सकें। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको एक और पॉइंट देखने को मिलेगा, हम लोग कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे पशु आधार हो गया। तो जो हमारी सरकार है ना वो आज के टाइम पर एक बहुत ही बड़ा डेटाबेस को क्रिएट कर रही है, उसको बना रही है डेयरी एनिमल्स के लिए। ठीक है ना, 2025 तक भारत ने फोकस ये करना है कि हम लोग 100% जो एनिमल्स हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाएंगे।
कौन कौन सी बीमारियों के अगेंस्ट में, फुट माउथ डिजीज़, ब्रोसिलोसिस, ये जो बीमारियां हैं इसके अगेंस्ट में यहाँ पर इन गाय भैंसों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसीलिए हम लोग एक डेटा कलेक्ट करके रख रहे हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं आज के टाइम पर। तो ये बेसिकली पशु आधार का नाम भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। मेंस का पेपर का डिस्कशन भी किया है, मेंस के पेपर का डिस्कशन करना था, इस वजह से आर्टिकल्स को कम लिया ताकि वीडियो का जो टाइम पीरियड है वो मेंटेन रहे, ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।